हेलो एंड वेलकम टू त्रिनेत्र पीसीएस। आज हमारी एसए की क्लास है और हमारा टॉपिक है फ्रीडम एट 100 टुवर्ड्स एन इंडिया दैट इज प्रॉस्पेरस, इंक्लूसिव एंड ह्यूमेन। तो पहली चीज तो हमको समझना होगा कि एक एसए का बेसिक पार्ट्स की अगर बात करें तो क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी मास्टर क्लास टाइप है, तो अगर हम बात करें बेसिक पार्ट्स की, तो एसए में आपको एक पावरफुल कंक्लूजन चाहिए होता है, कुछ डायमेंशंस चाहिए होते हैं और एक पावरफुल कंक्लूजन चाहिए होता है। अब इन्हीं डायमेंशंस में आपको एग्जाम्पल्स को भी इंक्लूड करना होता है जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ बस जार्गन लिख देने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसी में आपको डेटा को भी इंक्लूड करना होता है, लेकिन सिर्फ इतना डेटा भी नहीं डाल देना है कि वो जीएस का आंसर लगने लगे। तो एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए बिटवीन व्हाट यू आर राइटिंग, बिटवीन जो हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, बिटवीन जो हम डेटा दे रहे हैं। और एग्जाम्पल्स भी ऐसे नहीं लगने चाहिए कि बस किस तरीके से इसको घुसाया हुआ है। तो आज हम इस टॉपिक का लाइव ब्रेनस्टॉर्मिंग करके देखेंगे आपके इनपुट्स के साथ कि ये जो टॉपिक है, अगर इसी तरीके का टॉपिक एग्जाम में आ जाता है तो हम उसको कैसे अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले तो यू इन एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक अगर हम उठाते हैं तो उसमें आपको जो कीवर्ड्स है उसको आइडेंटिफाई करना होगा। तो फ्रीडम एट 100 टुवर्ड्स एन इंडिया दैट इज प्रॉस्पेरस, इंक्लूसिव, ह्यूमेन। क्या कीवर्ड्स हैं इसके, क्या लगता है आपको? कौन कौन से कीवर्ड्स हैं इस टॉपिक में? प्लीज बी रिस्पॉन्सिव। Prosperous, inclusive and humane. प्रॉस्पेरस, इंक्लूसिव, ह्यूमेन, और कौन से कीवर्ड्स हैं? And freedom at 100 मतलब by फ्रीडम एट 47 100। टारगेट है उस यस, तक prosperous। यस, यस। तो फ्रीडम एट 100 का मतलब हुआ कि इंडिया जो है उसका 100 इयर्स कंप्लीट होगा ऑफ इंडिपेंडेंस, 100 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले तो हमको इन सारे कीवर्ड्स, इतना टाइम हमारे पास नहीं रहेगा अभी तो, क्योंकि आई एम टेलिंग यू हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म, तो आपको इतना डिटेल से करवा रही हूँ, बट इतना टाइम हमारे पास नहीं रहेगा वहां पे कि इतना सब कुछ वहां पे लिखें। तो अभी समझना होगा कि फ्रीडम एट द रेट 100 मतलब इंडिया को 100 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएंगे इन 2047। यानी कि बार बार जो हमारे प्राइम मिनिस्टर अपना विजन प्रेजेंट करते हैं, विकसित भारत एट द रेट 2047। उसके बाद है कीवर्ड प्रॉस्पेरस, इंक्लूसिव और ह्यूमेन। व्हाट डज प्रॉस्पेरस मीन? क्या मतलब है प्रॉस्पेरस का? समृद्ध। समृद्ध, ठीक है। मतलब समृद्ध दे मतलब हर तरह से समृद्ध। जैसे कि प्रधानमंत्री अपना विजन बताते हैं कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और हम्म, डिफेंस के क्षेत्र में हम अपने खुद के हथियार बनाए, मतलब इतने समृद्ध हो कि दूसरों की तरफ हमें सिर्फ लोग जो भी हमसे जुड़े वो सिर्फ हम्म, हमसे लेने के लिए जुड़े, हमारी चीजें हम बाहर भेजें, ना कि हमें दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहना पड़े। इतना समृद्ध जो अ, हम खुद का अपना प्रोडक्शन करें और खुद का हर क्षेत्र में बढ़ावा दें, इवन मोर इवन एजुकेशन एंड सभी चीजों में हमें समृद्धि प्राप्त हो। ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहता है इसमें? जी सर मैम, इकोनॉमिक अगर डायमेंशन देखा जाए, देन हम्म टेक्निकल में, देन फिर ग्लोबल लीडरशिप में, और देन फिर इकोनॉमिक ये डायमेंशन में आपका क्या मतलब हुआ? मैम प्रॉस्पेरस का क्या मतलब मतलब हुआ? मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग में जो जॉब वो जॉब होता है ना, फिर हम्म एग्रीकल्चर को फिर सेल्फ सस्टेनिंग करना है, ठीक है। इन्वायरमेंटली फ्रेंडली करना है, देन एनवायरमेंट, डिजिटल रिवोल्यूशन। डिजिटल रेवोल्यूशन वो टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। यस, और बताइए। मैम मतलब मेरा क्या थॉट है, व्हाट आई एम थिंकिंग कि इसमें पहले हम एक स्ट्रैटेजिक पिलर बताएं कि व्हाट इज द हम्म स्ट्रैटेजिक पिलर फॉर टू अचीव विकसित भारत एट 2047। जैसे कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा गया, हमारा गुड हम्म गवर्नेंस कैसा हुआ, हमारी हम्म इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कैसी हुई, हम्म हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडर्नाइजेशन कैसे हुआ, हम्म सिमिलर काइंड ऑफ कि वर्चुअस साइकिल कैसे बना यस 2047 तक। हम्म हम्म
मतलब वही मल्टीपल सेक्टर्स को हमको दिखाना होगा, है ना, कि एनवायरनमेंट को भी इंक्लूड करना होगा, डिफेंस को भी, टेक्नोलॉजी को भी, एग्रीकल्चर को भी, एनवायरनमेंट को भी, हर एक चीज़ जो है हमारा उसको हमको इंक्लूड करना होगा। तो प्रॉस्पेरस का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन ज़्यादा या इनकम ज़्यादा से नहीं होता है। प्रॉस्पेरस का मतलब हुआ कि आपका प्रोडक्शन तो ज़्यादा है ही साथ आपकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है एंड लोग जो हैं वो खुश हैं। और खुश कैसे होंगे? जब आपका ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो इम्प्रूव होता हुआ नजर आएगा। और ह्यूमन डेवलपमेंट हम किस चीज़ से मेजर करते हैं? तो हमारा एजुकेशन, हमारा हेल्थ और हमारा पर कैपिटा इनकम। तो प्रॉस्पेरिटी के जो 3 सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं, पहला है जो एजुकेशन है, दूसरा है हेल्थ और तीसरा है पर कैपिटा इनकम। इसके अलावा और डायमेंशंस अगर देखे जाएं तो पॉलिटिकल डायमेंशंस है, जिसमें हमारा गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस आ जाता है, हमारा ब्यूरोक्रेसी आ जाता है, हमारा जुडिशरी आ जाता है, एनवायरनमेंट है, डिफेंस है, ये सारा हो गया। इंक्लूसिव का क्या मतलब हुआ? मतलब मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इंक्लूड करना। मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को इंक्लूड करना, जो हिस्टोरिकली जिन पर अत्याचार हुए हैं, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, जैसे कि जैसे women, SC/STs, women, विमेन, old aged, ओल्ड वो एज, disabled disabled. डिसेबल्ड, PWD, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, LGBTQ। हाँ ये क्योंकि जनरली लोग इस चीज को भूल जाते हैं, और अगर आप इस डायमेंशन को भी कवर करेंगे तो वो एक एक्स्ट्रा एज देगा आपको, एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ इसने थोड़ा सा कुछ हट करके सोचा है। डिजिटल इंक्लूजन, वेरी गुड, कि डिजिटल डिवाइड जो है हमारा, टेक्नोलॉजिकली लोग आज डिवाइडेड हैं, कि आधे लोग जो है मतलब जिनको इंटरनेट यूज करना आता है, जिनको टेक्नोलॉजी यूज करना आता है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं, वो प्रॉस्पेरिटी में भी आगे जा रहे हैं। और वहीं वो लोग जो टेक्नोलॉजी से अभी भी वंचित हैं, जहाँ तक टेक्नोलॉजी पहुंची ही नहीं है, इंटरनेट पहुंचा ही नहीं है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है उनके पास, वो अभी भी एक्सक्लूडेड फील करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी भी उन पे तक नहीं पहुंच रही है। लास्टली, व्हाट डज ह्यूमेन मीन? इन्वायरमेंट का डायमेंशन इसमें आ सकता है, एनवायरनमेंट का डायमेंशन आ सकता है, और कौन सा देन डायमेंशन आ सकता है? सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस कर सकते हैं, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, वेरी गुड। देन या फिर जेंडर सेंसिटिव लॉ एंड मैनेज मतलब इन्फोर्समेंट, जेंडर सेंसिटिव, यस। मेन मैम ह्यूमन में सबसे बड़ी चीज आती है मेंटली सेटिस्फाई फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड मेंटली सेटिस्फाई फ्रॉम देयर ओन वर्क। मतलब जो भी जहां भी काम कर रहा है उस पे वो सेटिस्फाई हो, प्लस गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हो उससे क्योंकि जैसे अभी बांग्लादेश में दिखा कि जेनजी इतना परेशान है क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं है। तो ऐसा डेवलपमेंट भी ले आए तो क्या है फायदा उसका, जब वहां का इतना बड़ा मास आपसे रुष्ट है। बेसिकली वो पार्टिसिपेटरी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, यस, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। इथिकल डायमेंशन इसमें ज्यादा हमको लगता है ऐड करना होगा, हाँ, इसमें ह्यूमन एथिकल डायमेंशन ज्यादा होंगे। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, कंपैशनेट सिटीजनशिप, जहां वायलेंस ना हो, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन ना हो, क्राइम्स अगेंस्ट एल्डरली ना हो, लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, इन सब के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो वो सोसाइटी जो होगी वो एक्चुअल में ह्यूमेन कहलाएगी। जियो और जीने दो का जो हमारा प्रिंसिपल है, वासुदेव कुटुंबकम का जो हमारा प्रिंसिपल है, वो सब जहाँ पे अगर इम्प्लीमेंट होगा तब जाकर के कहीं हमारा सोसाइटी जो है वो ह्यूमेन कहलाएगा। वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम। मैम कम्युनल हार्मनी। कम्युनल हार्मनी, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल, आज ही न्यूज में आया कि महाराष्ट्र में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। 19 ईयर्स का वो बच्चा था, महाराष्ट्र में वो कॉलेज गया था एंड वहां पे उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि लोग उसको बुली करते थे, हरास करते थे, क्योंकि उसको मराठी बोलनी नहीं आती थी। दिस इज नॉट द सोसाइटी दैट वी आर लुकिंग फॉर। हम अपने आने वाली जनरेशन्स को इतनी हेट्रेड से भरी सोसाइटी जो है वो गिफ्ट नहीं करना चाहते हैं। उनके लिए हम एक
ह्यूमेन सोसाइटी गिफ्ट करना चाहते हैं, जहाँ पर कि रहना जो है वो अच्छा लगे, मतलब बेसिकली वो उसमें रहना चाहें। ऐसा नहीं हो कि बस किसी तरीके से अपना जीवन जी लेना है और उसके बाद जो है यहाँ से चले जाना है, इंडिया से चले जाना है, अपने कंट्री से मतलब अपने स्टेट से चले जाना है। पहले लोग अपने स्टेट से भागते थे क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, फिर लोग अपनी कंट्री से भागने लगे। बट अल्टीमेटली हम भागते 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 जाएंगे कहाँ? कहीं ना कहीं हमको थमना पड़ेगा, और वो थमने के लिए जगह जो है वो तभी मिलेगी जब हम ये जो हमारा विजन है प्रॉस्पेरिटी, इंक्लूसिविटी और ह्यूमैनिटी का, इसको हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो यही है ब्रेनस्टॉर्मिंग। यहाँ पे ही आपको इतने सारे डायमेंशंस जो हैं वो जनरेट हो गए ना, कि अब आप जो है इसको बस अरेंज कर लेना है इसके बाद, कि हाँ हमको इसके बाद इस डायमेंशन पे जाना है, इसके बाद इस डायमेंशन पे जाना है, इसके बाद इस डायमेंशन पे जाना है, जो कि जब हम मॉडल ऐसे अभी डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कौन सा डायमेंशन जो है, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे डायमेंशंस जो यहाँ पर हमने डिस्कस किए वो उसमें इंक्लूडेड ही हो, लेकिन मेजर मेजर जो डायमेंशंस हैं वो वहाँ पर इंक्लूडेड हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपके भी इनपुट्स लिए हैं। मॉडल ऐसे मैंने खुद से लिखा है, तो मैंने हमेशा से कहा है कि मेरा जो ऐसे है वो परफेक्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है। देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स दैट कैन बी एडेड टू दैट ऑल्सो। तो अपना उसमें भी ध्यान रखना है कि अपने इनपुट्स उसमें हमेशा ऐड करके चलना है। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा वो है इंट्रोडक्शन, कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखाएगा। तो इंट्रोडक्शन जो है उसको लिखने के कई तरीके होते हैं। पहला बेसिक इंट्रोडक्शन होता है जिसमें हम डेफिनेशन लिखते हैं, जो भी टॉपिक है हमारा उसको डिफाइन करते हैं। खास करके अगर प्रोवर्ब वाला जो सेक्शन होता है, यानी सेक्शन 3 जो होता है ऐसे पेपर का, उसमें ये वाला जो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि जो प्रोवर्ब है, जो लोकोक्ति है, उसको आप डिफाइन करते हैं, उसको आप एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल के साथ, अगर चाहे तो एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं, उसका वाइडर मीनिंग क्या है उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड अगर हम देखें तो एनेक्डोट से हम स्टार्ट करते हैं। एनेक्डोट यानी कि कोई भी रियल लाइफ इंसिडेंट या अपना खुद का क्रिएट किया हुआ एक स्टोरी, जिसके थ्रू इस टॉपिक को हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, इस टॉपिक को हम लिंक करना चाहते हैं। तीसरा हम कोट से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। चौथा हम पोएम से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मल्टीपल वेज हैं जो कि हम इंट्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोट डाल दिया तो उसके लिए आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, आपने पोएम लिख दिया या बहुत बढ़िया सा एक एनेक्डोट लिख दिया तो उसके लिए आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, और डेफिनेशन बस लिखा है तो उसके लिए कम मार्क्स मिलेंगे। एस्से में मार्क्स मिलता है आपके राइटिंग स्किल्स पे, आपका मल्टीपल डायमेंशंस आपने कवर किया है कि नहीं किया है, कॉम्प्रिहेंसिवली आपने लिखा है कि नहीं लिखा है, किस हद तक आपका एस्से जो है वो सीमलेस है, यानी कि पानी की तरह बह रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में ब्रेक लग जा रहा है, बीच में ऐसा हो रहा है कि एक चीज़ से दूसरे चीज़ में जाने में लिंक जो है वो बन नहीं पा रहा है। तो डेफिनेशन हो, चाहे एनेक्डोट हो, चाहे कोट हो, चाहे पोएम हो, सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये रेलिवेंट होने चाहिए, रेलिवेंट टू द टॉपिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे पूछा है विमेन एम्पावरमेंट पे और कोट हम डाल दे रहे हैं साइंटिफिक टेक्नोलॉजी पे या साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोट टॉपिक पूछा है विमेन एम्पावरमेंट, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोट डाल दिया। या पोएम जो है, क्योंकि कई बार पोएम्स लोग डालते हैं लेकिन उसको लिंक नहीं कर पाते हैं कि ये कोट या ये पोएम जो है ये कैसे हमारे टॉपिक से लिंक्ड है। तो अगर वो लिंक इस्टेब्लिश करने में आप कामयाब हो जाते हैं तब तो आपका इंट्रोडक्शन एक सक्सेसफुल इंट्रोडक्शन कहलाएगा, अदरवाइज वो इंट्रोडक्शन जो है वो सक्सेसफुल नहीं कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि अब मल्टीपल डायमेंशंस कैसे कवर करने हैं। तो यहीं पे हमने देख लिया कि कौन कौन से डायमेंशंस हैं। एजुकेशन है, हेल्थ है, एनवायरनमेंट है, उसके बाद जॉब्स का सेक्टर है, मतलब पॉलिटिकल डायमेंशन है, गवर्नेंस का डायमेंशन है, ये जेंडर सेंसिटिविटी का डायमेंशन है। ये सारे डायमेंशंस जो हैं एक एक करके हम देखेंगे, एंड लास्टली हम कंक्लूड करेंगे। और कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए जो कि इस तरीके से आपके ऐसे को बांध दे कि एक लिंक क्रिएट हो जाए राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंडिंग, कि एक लूप में सारी चीजें जो हैं, जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे आकर के खत्म करेंगे। और अगर हम इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो एक चीज़ तो ये होगी कि कंक्लूजन लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि एग्जामिनर के लिए भी उसको समझना आसान हो जाएगा। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे टॉपर्स का ये कहना है कि जहाँ से आप शुरू करते हैं
वहीं पे अगर आकर के आप अपने ऐसे को खत्म करते हैं तो दैट इज अ गुड ऐसे, उस तरीके का ऐसे जो है वो अच्छे ऐसेज में कंसिडर किया जाता है और उसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। सो दिस इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका मॉडल ऐसे जो है वो कैसे लिखा जाएगा। तो ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको बस समझने के लिए लिखा है कि फ्रीडम एट द रेट 100 का मतलब है इंडिया कंप्लीटिंग 100 ईयर्स ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, विकसित भारत एट द रेट 2047। प्रॉस्पेरस का मतलब है इकोनॉमिकली स्ट्रांग तो होना ही चाहिए, ये तो बेसिक कंडीशन है। इनोवेटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गए हैं लेकिन अभी भी किसी और पे डिपेंडेंट हैं। सेल्फ रिलायंट होने चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होने चाहिए, विथ सस्टेनेबल हाई ग्रोथ, कि ऐसा नहीं कि एक टाइम पे हम एकदम बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, एक टाइम पे हम एकदम नीचे चले गए। सस्टेनेबली हमको आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब हुआ कि हर एक के लिए, इररिस्पेक्टिव कि वो कौन से कास्ट, कौन से क्रीड, कौन से जेंडर, कौन से रिलीजन, कौन से आप रीजन को बिलोंग करता है, उसको इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस प्लस इक्विटेबल आउटकम्स का भी एक्सेस जो है वो मिलना चाहिए। और इंक्लूसिव सिर्फ यही नहीं, सिर्फ ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड नहीं करना है, इसमें हमको एनवायरनमेंट को भी इंक्लूड करना है। इसमें हमको जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, पेड़, पहाड़, नदियाँ, इन सबको इंक्लूड करके चलना है, विच इज एन एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड लास्ट इज ह्यूमेन, अ सोसाइटी रूटेड इन कंपैशन। एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर करुणा की भावना होनी चाहिए, हेट्रेड की नहीं। डिग्निटी, खुद की डिग्निटी भी प्रोटेक्ट करनी है और सामने वाली की डिग्निटी का भी ख्याल रखना है। जस्टिस, न्याय, एथिकल गवर्नेंस, कि गवर्नेंस जो है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन, पैसा, इन सब के लिए ना हो। बेसिक इसका क्या मतलब हुआ कि ह्यूमन वेलबींग को हमको प्रायोरिटाइज करना है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल प्रोग्रेस को नहीं। एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि ह्यूमेन सिर्फ हमको ह्यूमन बींग्स की तरफ नहीं होना है, हमको इन्वायरमेंट की तरफ भी ह्यूमेन होने की जरूरत है। कितना मतलब एक आयरनी है, एक कोट है इससे रिलेटेड कि द आयरनी इज कि ह्यूमन बींग्स लैक ह्यूमैनिटी। मतलब हम ह्यूमन बींग्स का नाम ही ह्यूमन बींग्स इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे अंदर ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, लेकिन सबसे ज्यादा इंसान के ही अंदर इंसानियत जो है वो खत्म होती जा रही है। और ये पूरा ऐसे जो है वो लगभग इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एनेक्डोट से मैंने स्टार्ट किया है और ये एनेक्डोट जो है ये मिक्स है रियल लाइफ इंसिडेंट प्लस इमेजिनरी इंसिडेंट। कि रियल लाइफ इंसिडेंट है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और उसके साथ मैंने एक स्टोरी जो है उसको जोड़ा है यहाँ पर। तो 15th August 1947, as the clock struck midnight, a small crowd in a village in Uttar Pradesh gathered around the radio. When Jawaharlal Nehru's voice declared that India had made a tryst with destiny, they erupted in applause. Among them was a young girl, Shanti, who asked her father, "Does this mean our lives will get better now?" Now, as India approaches freedom at 100 in 2047, Shanti's question resurfaces in a new form. What kind of nation are we building for the next generation? Merely a powerful one, or also one that is prosperous, inclusive and humane? जो चीज़ हमारे टॉपिक में लिखी थी उसी कीवर्ड्स को यूज करके यहाँ पर ये पूरा। अब इसमें कुछ भी फैंसी नहीं है, सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को देश जो है हमारा आज़ाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया था कि एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट इंडिया हैज़ मेड अ ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ये पूरा स्पीच भी है, इतना बेसिक जो है वो सबको पता होता है। अब यहीं पर मैंने लिंक कर दिया कि एक छोटी बच्ची थी जिसने अपने फादर से पूछा कि क्या इसका मतलब कि हमारा देश आज़ाद हो गया है, इसका क्या मतलब है कि हमारी जिंदगियां, हमारा जीवन अब आगे से और बेहतर हो जाएगा। और अब क्योंकि हमारी आज़ादी को 100 साल अब कम पूरे होने जा रहे हैं 2047 में, अभी टाइम है, 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। बट तो ये सवाल आज भी हमारे दिमाग में एक सवाल खड़ा करता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम किस तरीके का देश या किस तरीके का सोसाइटी जो है वो छोड़कर जा रहे हैं। सिर्फ ऐसी सोसाइटी जो कि पावरफुल है दुनिया की नज़रों में, या ऐसी सोसाइटी जो कि प्रॉस्पेरस है, समृद्ध है, इंक्लूसिव है एंड ह्यूमेन है।
अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले एक हिस्टोरिकल डायमेंशन दे देंगे या हिस्टोरिकल को प्रेजेंट से लिंक करते हुए एक डायमेंशन दे देंगे इकोनॉमिक वाले को यूज करके। तो इन द डेकेड सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज इंडीड ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम एन एग्रेरियन एंड लो इनकम इकोनॉमी। इट इज नाउ अमंग द टॉप 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड एज पर द IMF। इंडिया जो है वो 5th पोजीशन पे है। हाँ, कुछ लोगों के मन में ये कंफ्यूजन हो सकता है कि इंडिया जो है वो 4th पोजीशन पे आ गया था जापान को सरपास करके, बट सॉरी टू ब्रेक दिस टू यू, इंडिया अभी भी 5th पोजीशन पे ही है। अप्रैल में जो न्यूज आई थी वो एक्सपेक्टेड था कि अक्टूबर में हम जापान को ओवरकम कर लेंगे एंड वी सेलिब्रेटेड इट अ लॉट, लेकिन अक्टूबर का जो डेटा रिलीज किया गया है IMF के द्वारा उसमें इंडिया जो है वो 5th पोजीशन पे ही है, जापान 4th पोजीशन पे है। तो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज दिस, पेपर में हम नहीं लिख के आएंगे कि इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इंडिया अभी भी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ही है। Next, the multidimensional poverty saw a sharp decline from 29.17% in 2013-14 to 11.28% in 2022-23 as per the Niti Aayog. These achievements are milestones in the journey of India becoming Viksit by 2047 with a $35 trillion economy that has prosperity for all. तो हमारा टारगेट यही है कि 2047 तक हमको $35 ट्रिलियन का जो गोल है उसको अचीव कर लेना है, और तब जाकर के हम कह सकते हैं कि जिसमें कि सबके लिए प्रॉस्पेरिटी हो। तो अब एक चीज जो आपको ध्यान देनी है इसमें ये है कि इसमें डेटा यूज किया गया, और डेटा बहुत सिंपल डेटा है, बहुत कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा रिपोर्ट उठा करके जो किसी ने नहीं पढ़ा हो उस तरीके का रिपोर्ट यहाँ पे कोट किया गया है। बहुत सिंपल डेटा है जिसको आप अपने GS आंसर्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये डेटा मोस्टली जब एग्जाम देने जाते हैं तो हम सबको याद ही रहता है, और यहाँ पर भी मान लेते हैं कंफ्यूजन है कि नहीं याद आ रहा है 4th लार्जेस्ट है कि 5th लार्जेस्ट है। इतना तो लिख ही सकते हैं ना कि अमंग द टॉप 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, और अगर सोर्स याद है तो लिख दीजिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, उसको हम लोग स्किप कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा डेटा से भर नहीं देना है। अब यहाँ पर हमने लिख दिया दैट हैज प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। अब पैराग्राफ को चेंज करते हैं, यहां से पैराग्राफ चेंज। Prosperity does not simply mean GDP numbers, but meaningful employment, innovation, technological edge, and the capacity of all citizens to contribute and benefit. यानी कि प्रॉस्पेरिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ GDP नहीं होता है कि हम अपनी GDP को बढ़ाते जा रहे हैं, बल्कि एम्प्लॉयमेंट भी होता है, इनोवेशन भी होता है, टेक्नोलॉजिकल एज भी होता है, और सबके पास ये कैपेसिटी हो कि वो कंट्रीब्यूट कर सकें और अपनी कंट्रीब्यूशन का फायदा भी उठा सके, ये कैपेसिटी सबके पास होनी चाहिए। द राइज इन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि टाइम एंड अगेन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने DPI की बात करी है, लाइक आधार, UPI have extended access and connectivity, but what matters is whether this translates into upliftment of the historically marginalized sections. अब यहाँ देखिए, एक डायमेंशन से हमको दूसरी डायमेंशन पर शिफ्ट होना है। अभी सिर्फ हम जो कीवर्ड्स दिए हैं उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी को एक्सप्लेन किया, उसके बाद हम इंक्लूसिविटी को एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम ह्यूमैनिटी को एक्सप्लेन करेंगे। इतने में हमारा एटलीस्ट 3 पेज जो है वो यूज हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान देना है प्रेजेंटेशन पे, कि इंट्रोडक्शन में तो चलो एक पेज को हम इंट्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट पेज से कोशिश यही करनी है कि एक पेज में 2 से ज्यादा पैराग्राफ्स नहीं लिखेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि लास्ट में आपको लगे कि अब इस पैराग्राफ का लाइन जो है वो अगले में चला जाएगा, अगले पेज में, लेकिन हर पेज में ऐसा नहीं करना है। कोशिश करना है कि अपना पैराग्राफ जो है वो उसी पेज में खत्म कर दें, वो आपको लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट, इंक्लूसिविटी की बात करते हैं। तो इन द सोशल फैब्रिक ऑफ इंडिया, वीवन विद कास्ट, जेंडर, रीजन एंड रिलीजन, इंक्लूजन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड बिकम्स द की टू टर्निंग एस्पिरेशन इनटू रियलिटी। यहाँ हमने मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस की बात की, उसको हमने लिंक कर दिया यहाँ पे। The improvement in the learning outcomes across schools under the aspirational districts program. अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल यूज हो रहा है, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि फॉर एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा ताकि वो लगे कि वो पार्ट है ऐसे का, जबरदस्ती का उसको इंक्लूड यहाँ पर नहीं किया गया है। तो improvement in learning outcomes across schools under the aspirational district programs or the growth of women-led micro enterprises
or the steep drop in multidimensional poverty in Uttar Pradesh, Bihar, and Madhya Pradesh all indicate that growth is spreading, not just clustering. कुछ हमने सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स दे दिए कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स के अंडर जो है हमारा लर्निंग आउटकम इम्प्रूव हो रहा है, विमेन लेड माइक्रो एंटरप्राइजेस का ग्रोथ हो रहा है। जो मेजर स्टेट्स थे जिनको हम बीमारू स्टेट्स के नाम से जानते थे, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश बहुत की स्टेट्स में जाने जाते थे, उसमें हम देखते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हुआ है। तो दिस मीन्स कि ग्रोथ जो है वो सिर्फ एक जगह पे क्लस्टर्ड नहीं है कि मुंबई में ग्रोथ हो रहा है या महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है और बाकी जगहों पर नहीं हो रहा है। ग्रोथ जो है वो अलग अलग मतलब पूरे देश में स्प्रेड हो रहा है। बट नाइदर प्रॉस्पेरिटी नॉर इंक्लूजन आर सफिशिएंट। तो अब हमने प्रॉस्पेरिटी और इंक्लूसिविटी को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन प्रॉस्पेरिटी और इंक्लूसिविटी दोनों सफिशिएंट नहीं है इफ ह्यूमैनिटी इज मिसिंग। कि हर इंक्लूसिव तो हो रहा है लेकिन लोग जो है वो एक दूसरे को मार काट रहे हैं, लोग जो है वो एक दूसरे से जल रहे हैं, किसी की राइट्स जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, तो वैसे केस में हम ह्यूमैनिटी से बहुत दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम कुछ सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स देंगे कि व्हेन द कोर्ट्स अफर्म्ड द राइट टू प्रिवेसी, सबको पता है के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट, और प्रोटेक्टेड द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज लाइक द LGBTQ, नवतेज सिंह जौहर जजमेंट। जजमेंट्स का नाम लिखने की यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ इस बच्चे ने पढ़ाई करी है और इसको इतना सब कुछ पता है। और प्रोटेक्टेड द एनवायरमेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, MC मेहता केसेस। They reinforced that freedom and development cannot be structural but ethical and sustainable. कि सिर्फ स्ट्रक्चर में हमको फ्रीडम मिल जाए कि हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हो जाएं, हम कह दें आर्टिकल 21 है हमारे पास, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 25 है, कि बहुत सारा फ्रीडम है, तो उतने से सिर्फ फ्रीडम नहीं मिलता है। फ्रीडम जो है वो एथिकल भी होना चाहिए, यानी सबको इंक्लूड करता हुआ होना चाहिए, सबके लिए फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और सस्टेनेबल भी होना चाहिए। प्रोग्राम्स लाइक उज्ज्वला योजना जो कि ये कुकिंग गैस ऑफर करता है, आयुष्मान भारत जो कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्रमोट कर रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस को प्रमोट कर रहा है, ई-संजीवनी जो कि टेलीमेडिसिन को प्रमोट कर रहा है, एटसेट्रा, शो द ट्रांसलेशन ऑफ पॉलिसी इनटू एम्पैथी। कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज उनके लिए नहीं बनाई जा रही हैं जो कि प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, बल्कि पॉलिसीज उनके लिए भी बनाई जा रही हैं जिनके पास, जो एक्चुअल में इस पॉलिसी की जिनको ज़रूरत है। हमारे आपके जैसे लोगों को ई-संजीवनी या आयुष्मान भारत की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी कि गांव में रहने वाले एक इंसान को है। वो जो हम हमेशा से गैस पे खाना बनाते आए हैं, तो कभी भी हमको ये समझ में नहीं आ पाएगा कि जो चूल्हे पे जब खाना बनता है लकड़ी को, कोयले को, गोईठा वगैरह को यूज करके, तो फिर क्या उसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो इन अ सोसाइटी वेयर गवर्नेंस बिकम्स मोर देन जस्ट एफिशिएंट, यहाँ पर जब इस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं, जब हम एक एक इंडिविजुअल के राइट्स को कंसिडर करते हैं, इन्वायरमेंट राइट्स को कंसिडर करते हैं, इन्वायरमेंट के बेनिफिट को कंसिडर करते हैं, तो ये सिर्फ एफिशिएंट गवर्नेंस नहीं है, ये गवर्नेंस जो है वो ह्यूमेन बन जाता है। सो वी हैव कंप्लीटेड 3 पेजेस, और 3 पेजेस में हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक कीवर्ड्स को एक्सप्लेन किया है, और इसमें हमने मल्टीपल एग्जाम्पल्स के थ्रू दिखाया है कि कैसे इंडिया जो है वो अपना जो प्रॉस्पेरिटी, इंक्लूसिविटी और ह्यूमैनिटी का गोल है इन 100 years उसको मीट कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इन द स्टोरी ऑफ फ्रीडम एट 2047, टेक्नोलॉजी बिकम्स बोथ एन इनेबलर एंड अ चैलेंज। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन की हमने बात की थी, तो टेक्नोलॉजी जो है वो एक इनेबलर भी है और एक चैलेंज भी है। The fact that UPI transactions now run in every nook and corner of India, or the ability of remote farmers to sell their produce online, जो कि e-NAM के थ्रू होता है, shows that technology has fulfilled the promise of inclusion and growth. But at the same time, technology can deepen divides. एक तरफ हमने बता दिया कि टेक्नोलॉजी जो है वो इंक्लूसिविटी को प्रमोट भी कर रहा है,
क्योंकि हर एक इंसान जो है वो अभी फाइनेंशियली इंक्लूड, ऑलमोस्ट हर एक इंसान जो है वो फाइनेंशियली इंक्लूडेड हो चुका है। अगर फार्मर्स जो कि कभी सोचते भी नहीं थे कि उनके प्रोड्यूस का उनको सही प्राइस मिलेगा, आज ई नैम के थ्रू बिना मिडिलमैन के इंटरफेरेंस के उनको सही प्राइसेस जो हैं वो मिल रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है उसकी वजह से कुछ डिवाइड्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। क्यों? तो लैक ऑफ इंटरनेट एक्सेस, डिजिटल डिवाइड, डेटा प्रिवेसी, all this escalates the risk of exclusion. कई बार विमेन जो हैं वो ऑनलाइन फोटोज अपलोड करने से, ऑनलाइन कंटेंट अपलोड करने से डरती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका डेटा जो है वो मिसयूज किया जाएगा, उनके फोटोज जो हैं वो मिसयूज किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक रिस्क ऑफ एक्सक्लूजन जो है डेटा प्रिवेसी की वजह से यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। तो thus as India heads towards 2047, the task is to ensure that technology empowers every citizen, not just the प्रिविलेज्ड, कि सिर्फ जो प्रिविलेज लोग हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, वीपीएन का एक्सेस है, सिर्फ उन्हीं के लिए टेक्नोलॉजी एम्पावर करे ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि हर एक इंसान को एम्पावर करे ये ज़रूरी है। अब हम टेक्नोलॉजी से आगे बढ़कर इन्वायरमेंटल डायमेंशन की तरफ जा रहे हैं। एंड नाइदर कैन द विजन इग्नोर द प्लैनेट ऑन विच आवर फ्रीडम इज लिव्ड, कि जिस विजन की हम बात कर रहे हैं वो अगर अर्थ ही नहीं रहेगा तो वो विजन जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो क्लाइमेट चेंज थ्रेटन्स रूरल लाइवलीहुड्स, coastal communities and the health of our future generations. Prosperity built on unsustainable foundations is brittle. कि अगर आपकी नींव जो है वो ही कच्ची रहेगी तो पूरे की पूरी इमारत जो है वो कभी भी ढह सकती है। तो India's commitment to achieving net zero emissions by 2070, scaling up non-fossil electricity generation by 2030, पंचामृत गोल्स जो कि हमारा नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस है इन द पेरिस अग्रीमेंट एटसेट्रा रिफ्लेक्ट दिस अवेकनिंग, कि इंडिया इस मामले में अवेकन हो चुका है कि हमको हमारा इन्वायरमेंट जो है उसको भी प्रोटेक्ट करने की, उसको भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है। इनिशिएटिव्स लाइक पीएम कुसुम, फेम एटसेट्रा आर स्टेप्स टुवर्ड्स डेवलपमेंट इन विच इन्वायरमेंट इज अ की पिलर इन द जर्नी। नेक्स्ट, अब हम फ्रॉम इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूशंस की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं। तो फॉर फ्रीडम एट 100 टू बी मीनिंगफुल, इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। लोकल बॉडीज एम्पावर्ड अंडर द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसको हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया। Responsive civil services, proactive judiciary and participatory channel for citizens, citizens' voice are essential. Example अब यहाँ पर कैसे देंगे हम? तो the Right to Information Act, participatory initiatives like MyGov platforms, social audit, civil service capacity building under Mission Karm Yogi, all of this indicate an India heading towards strong इंस्टीट्यूशंस। कि इतना सब मेहनत किया क्यों जा रहा है? क्योंकि हमें हमारे इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग बनाना है। और इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग क्यों बनाना है? ताकि सिटीजन्स जो हैं उनके वॉइस को सुना जा सके। एंड व्हेन सिटीजन्स फील दैट देयर वॉइस इज हर्ड, व्हेन डेमोक्रेसी इज लिव्ड एंड नॉट जस्ट लेबल, इंक्लूसिविटी एंड ह्यूमैनिटी डीपन। कि डेमोक्रेसी सिर्फ कहने के लिए नहीं है बल्कि रियल मायने में उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो इंक्लूजन और ह्यूमैनिटी जो है वो अपने आप और गहरी होती चली जाएगी। अब बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कर ली हमने, लेकिन इस पाथ में जो हमारा 100 साल की तरफ जिस पाथ में हम बढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है कि चैलेंजेस 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 सिर्फ नोट करते चले जाएंगे अगले 3-4 पैराग्राफ में। बहुत लिमिटेड रखेंगे, कोशिश करना है कि एक नहीं तो मैक्सिमम 2 पैराग्राफ्स में हम चैलेंजेस को कंप्लीट कर देंगे। But as India advances, the path to 2047 is not without challenges. Inequality continues to cast shadows, especially in rural and tribal areas. Job creation has not always kept pace with aspirations. Jobless growth हो रही है हमारे यहाँ, हमको ये दिख रहा है। And the demographic dividend continues to battle this challenge. कि हम हमेशा कहते हैं कि इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इंडिया के पास बहुत यंग पॉपुलेशन है, लेकिन ये यंग पॉपुलेशन तभी कंट्रीब्यूट कर पाएगी इकोनॉमी में या सोसाइटी में जब जाके उनको उनके लायक जॉब्स मिलेंगी। अगर एक एमए किया हुआ इंसान, पीएचडी किया हुआ इंसान पियून के जॉब के लिए अप्लाई करेगा
तो फिर हम कभी नहीं कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है वो डेवलप्ड हो रही है। तो गवर्नेंस गैप्स वेदर इन सर्विस डिलीवरी और टाइमली जस्टिस, एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है जुडिशियल पेंडिंग, जुडिशरी में जो पेंडिंग केसेस है, छोटा सा डायमेंशन देके उसको भी इंक्लूड कर दिया कि गवर्नेंस का गैप्स एग्जिस्ट करता है कहाँ पर, तो सर्विस डिलीवरी में भी और जस्टिस डिलीवरी में भी एग्जिस्ट करता है। लिमिट द एक्सपीरियंस ऑफ सिटीजनशिप, क्यों जब भी बहुत सारे आप कह सकते हैं कि ये जो टेक्निकल जॉब्स वाले लोग होते हैं वो इंडिया में बहुत सारे पैसे कमाते हैं और उसके बाद इंडिया छोड़ करके चले जाते हैं, या फिर उनको अगर कोई बाहर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो वहीं सेटल हो जाते हैं, वहीं की सिटीजनशिप ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं वो फेस करने पड़ते हैं। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज फ्रॉम राइजिंग टेम्परेचर्स टू इराटिक रेनफॉल टू राइजिंग अर्बन पोल्यूशन, हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है, सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है, जगह जगह पे अनटाइमली बारिश हो रही है, कभी बॉम्बे में, कभी चेन्नई में, कभी बिहार में, पंजाब में, हिमाचल में हमने ये एग्जाम्पल्स देखे हैं। और अर्बन पॉल्यूशन, ये तो एवरी ईयर न्यूज़ में रहता है, दिल्ली में, पंजाब में हम देख रहे हैं, दिल्ली में हर दूसरे दिन न्यूज़ में आता है कि AQI जो है वो और ज़्यादा डिग्रेड हो गया है। तो ये सब जो है ये लाइव्स को और लाइवलीहुड्स को, सिर्फ लाइव्स को ही नहीं बल्कि लाइवलीहुड्स को भी थ्रेटन करते हैं कि कोस्टल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं, अगर टेम्परेचर राइज हुआ तो सी लेवल भी राइज होगा, सी लेवल राइज हुआ तो उनका लाइवलीहुड जो है वो थ्रेटन हो जाएगा। द राइज इन क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, एक और चैलेंज, serve as a testimony to the fact that India's development is not yet inclusive, कि अभी भी हम पूरी तरीके से inclusivity जो है उसको अचीव नहीं कर पाए हैं। inclusive and humane, ये भी हम लिख सकते हैं, and humane। नेक्स्ट, अब क्योंकि हमने चैलेंजेस की बात करी तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पे हम नहीं छोड़ेंगे, तो इसका जो सॉल्यूशंस हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ओवरकमिंग दीज चैलेंजेस रिक्वायर्स अ फेज्ड एंड नुआंस्ड अप्रोच, कि एक ही बार में अगर कोशिश करेंगे कि सारा चैलेंजेस को हम ओवरकम कर दें तो वो पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे करके, फेज बाय फेज, स्टेप बाय स्टेप हमको बहुत बारीकी से इसको एलिमिनेट करना होगा। कैसे? तो एक्सपैंडिंग हाई क्वालिटी पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक स्कूल्स जो हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं, उनमें एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा, हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना होगा, स्किलिंग इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस करने होंगे, डिजिटल कनेक्टिविटी और लिटरेसी दोनों को ही इम्प्रूव करना होगा, स्पेशली रिमोट एरियाज में। डेटा प्रोटेक्शन हमको इम्प्रूव करना होगा, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस को एक्सेलरेट करना होगा, और मार्जिनलाइज सेक्शंस जैसे कि विमेन, दिव्यांग, इन सबको हमको और ज़्यादा एम्पावर करना होगा। एंड लास्टली, डीपनिंग द लोकल सेल्फ गवर्नेंस कैन टर्न दीज चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटी, कि अगर हमको इन चैलेंजेस को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी, कहते हैं ना कि इन एवरी क्राइसिस लाइज एन अपॉर्चुनिटी, या क्राइसिस इज द मदर ऑफ इनोवेशन, तो हम हमेशा से ये जो चैलेंजेस हैं उनको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप्स जो हैं वो हमको लेने पड़ेंगे। एंड नाउ वी मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन। 700 to 800 वर्ड्स आपका वर्ड लिमिट रहता है। हम ऑलरेडी 6th पेज पे हैं, फर्स्ट पेज को अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए तो हम 6th पेज पे हैं, तो अब ज़्यादा हमारे पास जो पेज है वो है भी नहीं। एंड सो एज इंडिया नियर्स इट्स 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, रिटर्निंग टू द एनेक्डोट जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, द लिटिल गर्ल शांति's क्वेश्चन लिंगर्स लाइक अ जेंटल रिमाइंडर अक्रॉस टाइम। हर ग्रैंड डॉटर टुडे, मतलब अब हम 1947 से प्रेजेंट में आ जा रहे हैं कि अभी तो शांति की ग्रैंड डॉटर ही होंगी। अब यहाँ एक और चीज़ आपको मार्क करने की ज़रूरत है कि चाहते तो हम किसी लड़के का भी नाम लिख सकते थे, चाहते तो यहाँ पे ग्रैंड डॉटर की जगह ग्रैंड सन भी लिख सकते थे, लेकिन आप सबको पता होगा कि कोई भी पब्लिक सर्विसेज जो है वो, या फिर हमारा देश जो है वो जेंडर इक्वालिटी, विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करता है। एंड गिविंग फीमेल सेंट्रिक एग्जाम्पल्स या फीमेल सेंट्रिक एनेक्डोट्स, जब भी आप किसी हाई पर्सनालिटी को जैसे गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सबको रेफर कर रहे हो तो ही की जगह अगर शी यूज़ करते हैं तो दैट शोज़ कि आप जो हैं वो विमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करते हैं। इसीलिए यहाँ पर ग्रैंड सन की जगह ग्रैंड डॉटर यूज़ किया गया है। ग्रैंड सन सुन के हो सकता है कि एग्जामिनर जो है वो कहीं आपका ऐसे जो है वो उसके दिमाग में खटके, तो आपका हो सकता है एक ही नंबर जो है वो कम हो जाए। तो इसीलिए इन सब बारीकियों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हर ग्रैंड डॉटर टुडे लिव्स इन अ वर्ल्ड
that is more connected, more aspirational, more dynamic and advanced than Shanti could have ever imagined. 1947 में अगर आपके दादा दादी जो हैं वो आपके साथ हैं तो उनसे पूछेगा कि कभी इमेजिन किए थे क्या कि एक फ़ोन होगा जिससे आप कभी भी किसी से भी बात कर सकेंगे, आपने एक ऑर्डर किया अपने फ़ोन पे और 10 मिनट के अंदर वो आपको डिलीवर हो गया अपने घर, मतलब घर का सामान। कभी ये सारी चीज़ें उन लोगों ने इमेजिन भी नहीं की होंगी एंड आज हम उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। Yet the essence of the question remains unchanged. लेकिन क्या सिर्फ यही पूछा था शांति ने? तो उसका जो एसेंस है क्वेश्चन का वो ये है कि इज हर लाइफ ट्रूली बेटर, दैट इज नॉट जस्ट इन इनकम और एक्सेस बट इन डिग्निटी, अपॉर्चुनिटी, सेफ्टी एंड बिलोंगिंगनेस इन द सोसाइटी। क्या हम एक डिग्निफाइड लाइफ जी रहे हैं कि नहीं, क्या हमको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं कि नहीं, क्या हम हमारी सोसाइटी में सेफ हैं या नहीं, और क्या हम ऐसा फील करते हैं कि हम इस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं या नहीं। हर एक इंसान जो है वो अगर इन 4 पिलर्स को अगर वो सेटिस्फाई कर लेता है, डिग्निटी, अपॉर्चुनिटी, सेफ्टी और बिलोंगिंगनेस, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उसका जो बेसिक नीड्स है उसकी लाइफ से वो फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। तो व्हेन हर ग्रैंड डॉटर लुक्स अराउंड एंड सीज दैट डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट किस चीज़ का, तो एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी हैज़ रीच्ड हर विलेज, that the digital world embraces rather than excludes and threatens her, कि अब जब वो डिजिटल वर्ल्ड में कदम रखती है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि टीनेजर्स जो हैं वो जनरली इस तरीके से करते हैं, तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो क्या वो दुनिया उसको स्वीकार करती है या दुनिया उसको जो हुआ है एक्सक्लूड करने की कोशिश करती है, उसको थ्रेटन करती है, उसको बुली करती है। दैट हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ साइंटिस्ट, अब यहाँ पर साइंटिस्ट की जगह मैं टीचर भी लिख सकती थी, लेकिन साइंटिस्ट इज लिंक्ड टू साइंस और जनरली लड़कियों को साइंस सेक्टर से एक्सक्लूड किया जाता है। डज नॉट रिमेन अनफुलफिल्ड, that her rights are protected, her voice matters, and everyone has access to clean air, water, and environment, she will know that Shanti's hopes were not in vain. तो कुछ चीजें जो हम इमेजिन कर सकते हैं इन फ्रीडम एट 100, उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। एंड व्हेन इंडिया रीचेस फ्रीडम एट 100, not only prosperous and wealthy, but rich in humanity, not only inclusive in policy, but in spirit and compassion becomes the brand, कि compassion जो है पूरी दुनिया में ये पता चलना चाहिए कि इंडिया से ज़्यादा compassionate nation जो है वो और कोई भी नहीं है। The quiet hope of the young girl in 1947 will be finally fulfilled. For true freedom is measured not by how loud the celebrations sound, कि ऐसा नहीं कि हम पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि इंडिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, इंडिया $35 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई और तब जाकर के हम विकसित भारत का गोल अचीव करेंगे। हम विकसित भारत का गोल तभी अचीव कर पाएंगे when every citizen can confidently say, yes, our lives did get better, not just richer, but fairer, kinder and freer. And this is how you end the essay. जहां से शांति के साथ स्टार्ट किया था, शांति के साथ ही कंक्लूड कर दिया। Now you can ask your doubts.